बंगाल की लोक कथाओं में ना कई डरावनी कहानियां छिपी हैं और उन्हीं में से एक है मेछो भूत की कहानी। आज हम इसी क्लासिक कहानी की पड़तों को खोलेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक लेखक सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके डर का एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें एक पूरा परिवार उलझ जाता है। कैसे उनकी एक आम सी छुट्टी एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसी एक डरावनी लाइन से। ये शब्द हैं कहानी के एक रहस्यमयी चौकीदार भुवन के। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उस भयानक हकीकत की तरफ पहला इशारा है जो सामने आने वाली है। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी ना एक खास माहौल से ही शुरू होती है, और इस कहानी की शुरुआत तो एक बिल्कुल क्लासिक डरावने सीन से होती है, एक तूफानी रात। तो माहौल कुछ ऐसा है, जरा सोचिए। मॉनसून की एक तूफानी रात है, पास में एक नदी पूरे उफान पर है और उसी के किनारे बना है एक एकदम सुनसान सरकारी बंगला। ये जो जगह है ना, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये अपने आप में एक किरदार है जो अकेलेपन और एक आने वाले खतरे का एहसास कराती है। और इस माहौल में आते हैं हमारे किरदार तपन, जो एक नए सरकारी अफसर हैं। उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी 2 बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। इनके अलावा एक और शख्स है, भुवन, वो रहस्यमयी लोकल केयरटेकर जिसके पास शायद इस जगह के सारे राज हैं। परिवार तो बंगले में आ गया है, लेकिन हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगती है। तो चलिए अब उन शुरुआती अशुभ संकेतों पर नजर डालते हैं, वो इशारे जो बता रहे हैं कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और यहीं पर कहानी का पहला टकराव सामने आता है। मतलब एक तरफ है बिल्कुल नॉर्मल दुनिया और दूसरी तरफ कुछ अलौकिक। परिवार तो देखिए अपने नए खूबसूरत घर को लेकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन दूसरी तरफ है चौकीदार भुवन का अजीब बर्ताव। वो कार में बैठने से साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय तरीके से परिवार से पहले बंगले पर पहुंच जाता है। ये पहला इशारा है कि यहाँ लॉजिक के सारे नियम फेल होने वाले हैं। और फिर भुवन एक सीधी सीधी चेतावनी देता है। ये एक तरह से फोरशैडोइंग है, आने वाले खतरे का संकेत। वो साफ साफ कहता है कि नदी के किनारे की तरफ ना देखें तो ही बेहतर है, सेफ्टी के लिए दूर रहना ही सबसे अच्छा है। पर जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, परिवार उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। अगली सुबह एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज नजर आती है। नदी से लेकर घर तक उल्टे पैरों के निशान बने हुए हैं। और जब परिवार भुवन से इस बारे में पूछता है तो वो वही भयानक बात दोहराता है जो हमने बिल्कुल शुरू में सुनी थी, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। तो चेतावनियां मिल चुकी हैं, अजीबोगरीब निशान भी दिख गए हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अलौकिक घटनाएं, मतलब सुपरनैचुरल चीजें, पर्दे के पीछे से निकलकर सीधे सीधे सामने आने लगती हैं। और नदी का जो रहस्य है वो और भी गहरा हो जाता है। कहानी अब फोकस करती है परिवार की बड़ी बेटी 16 साल की सुगंधा पर। उसकी मुलाकात नदी के किनारे एक रहस्यमयी लड़की से होती है, और ये है पहली डायरेक्ट सुपरनैचुरल घटना। वो लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर उसमें कुछ अजीब सा है। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत स्पेसिफिक डिमांड रखती है, मुझे मच्छी दोगे। ये जो एक छोटी सी मांग है ना, यही इस कहानी की मेन थीम, मतलब मछली की भूख का बीज बो देती है। अब होता ये है कि जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है, वो पल भर के लिए मुड़ती है, और जब वापस देखती है तो वो लड़की गायब, हवा में जैसे गायब हो गई हो, बिना कोई निशान छोड़े। इस एक घटना से ये साफ हो जाता है कि वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, और सुगंधा वो बस हैरान और बुरी तरह डरी हुई रह जाती है। अभी तक तो डर सिर्फ इशारों में था, लेकिन अब कहानी अपने सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि कैसे घर वापस आने का एक मामूली सा सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है, और मछली का भूत यानी मेछो भूत अपना असली रंग दिखाता है। सीन है शाम के वक्त का। सुगंधा बाजार से लौट रही है और नदी के किनारे से गुजर रही है, और बस यहीं से उसका ये सफर भयानक होना शुरू हो जाता है। यहाँ राइटर ने ढलती शाम और उस सुनसान जगह का इस्तेमाल सस्पेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही कमाल का किया है। डर की शुरुआत होती है एक गंध से। सबसे पहले हवा में सड़ी हुई मछली जैसी एक बहुत ही तेज बदबू फैल जाती है, और फिर
उसे महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है। एक ऐसा एहसास जो अंदर तक बेचैन कर दे। और फिर आता है वो पल जो डर को उसके चरम पर ले जाता है। एक आवाज़, बिना किसी शरीर के, जो बंगाली में वही मांग दोहरा रही है, मामा के माच दिया, मतलब मुझे मछली दो। ये उसी भूतिया लड़की की आवाज़ है और वो अब सुगंधा के बहुत बहुत करीब है। कहानी आगे बढ़ती है। उसी रात देर से किचन से कुछ अजीब से आवाजें आने लगती हैं। सुगंधा की माँ ये देखने जाती है कि क्या हो रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अंदर क्या खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा है। और किचन के अंदर का जो सीन है वो दिल दहला देने वाला है। सुगंधा के हाथों में एक कच्ची मछली है, उसके कपड़े, उसका चेहरा खून से सना हुआ है और उसकी आंखों में एक राक्षसी, एक खौफनाक सी चमक है। और कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब सुगंधा के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। बस इन शब्दों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मिछो भूत उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चुका है। तो यहाँ कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका डर कहीं ना कहीं हमारे जहन में रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार है क्यों? चलिए अब इसी डर की एनाटॉमी को समझते हैं कि इसे बनाया कैसे गया। इस कहानी में ना हॉरर के कई क्लासिक फॉर्मूलों का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आइसोलेशन, यानी नदी के किनारे वो सुनसान बंगला जो दुनिया से कटा हुआ है। फिर है फोरशैडोइंग, मतलब भुवन की चेतावनियां और वो उल्टे पैरों के निशान जो आने वाले खतरे का संकेत देते हैं। फिर आता है अनकही का डर, वो चीजें जो समझ नहीं आती, जैसे भुवन का अचानक कहीं भी पहुंच जाना या उस लड़की का गायब हो जाना। इसके साथ ही कहानी हमारे सेंसेस पर अटैक करती है। सड़न की वो गंध, वो बिना शरीर की आवाज, और इन सबको मिलाकर जो सबसे बड़ा डर पैदा होता है वो है एक मासूम का शैतान के वश में हो जाना, जैसा कि हम सुगंधा के साथ होते हुए देखते हैं। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये डर की साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोक कथाओं में छिपे ये जो डर हैं, ये आज भी इतने रेलेवेंट क्यों लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे उन बुनियादी डरों को छूते हैं जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलते। अकेलेपन का डर, अनजानी चीजों का डर और अपने को खो देने का डर।